डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका वीर मिश्रा हिंदी एजुकेशन चैनल में। विद्यार्थियों, आज हम जो है कक्षा 12 का हिंदी लेकर के आए हैं, है ना। आप सभी जो 12 में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हो और इसके जो बहुविकल्पी है हिंदी के, वो 10 वालों के लिए भी क्या है, जरूरी है, ठीक है ना। ऐसे हम लगभग 10-15 सेट हल करवाएंगे ताकि आपको एग्जाम में परेशान ना होना पड़े और आप जो है क्या है, बड़े आसानी से आप इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो आप जो है क्या है, 10-15 सेट हम आपको हल करवाएंगे और आप वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। अगर आप जो है आप रफ पेन लेकर जरूर बैठिएगा, हमारी बातों को ध्यान सुनते हुए और नोट करते हुए आप चलिएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। जो है मॉडल पेपर है, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछ रहा है कि द्विवेदी में, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है। अर्थात हिंदी में जो नाटक लिखा गया था वो किस युग की देन है, ठीक है ना। इसमें आपका सही हो जाएगा, आप सोचते रहो मन में, ठीक है ना, और बताइएगा भी। इसमें आपका सही हो जाएगा भारतीय युग, क्योंकि भारतीय युग में क्या है, नाट्य रचना का प्रारंभ हुआ था। फिर अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है ना। तो अजात शत्रु कौन सी विधा है, यह नाटक है। आपको पता है किसने लिखा अजात शत्रु। अजात शत्रु क्या है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक नाटक है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, अंडे के छिलके कौन सी गद्य विधा है। जो अंडे के छिलके हैं वो कौन सी गद्य विधा है। तो जो अंडे के छिलके ना वो हमारा एकांकी है, और अंडे के छिलके कौन लिखा है, मोहन राकेश लिखे हैं, ठीक है ना। मोहन राकेश द्वारा लिखित यह एकांकी है अंडे के छिलके। फिर अगला क्वेश्चन खाना पूछा कि अंधेर नगरी कौन लिखा है ना। अंधेर नगरी किसने लिखा है, तो अंधेर नगरी यह रचना है किसकी, चौथे का कौन सा सही हो जाएगा, हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्या है, अंधेर नगरी के रचनाकार है। फिर आपसे प्रश्न पूछ रहा है गुलाब राय द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक है ना। तो गुलाब राय सब पता होगा, ये बड़े सरल है भाई, ठलुआ क्लब, ठीक है। इन्होंने लिखे हैं क्या, ठलुआ क्लब, ठीक है ना। अब हमारा दूसरा प्रश्न हो जाता है, ये पद का इतिहास है। इसमें पूछते हैं कि रस कलश किसकी रचना है ना। तो जो रस कलश है वो किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है ना। फिर पूछा है आदिकाल की रचना कौन सी, चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें पूछा है कि आदिकाल की रचना कौन सी है। तो इसमें से आदिकाल की रचना हमारी कौन सी हो जाएगी, खुमार रासो हो जाएगी। साहित्य लहरी कौन लिखा है, ये सूरदास लिखा है ना, सूरसागर सुरसारावली, ये सभी क्या है, सूरदास जी की रचना है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है परिवर्तन किस कवि की रचना है। ये जो परिवर्तन है, परिवर्तन किसने लिखा है, पंत, निराला, रत्नाकर, धूमिल, है ना। अब देखिए इसमें जो है पंत परिवर्तन कौन लिखे हैं, ठीक है ना। तुम्हें पता होगा कौन लिखे हैं, ये सुमित्रानंद पंत जी लिखे हैं, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है कवि जो हरिऔध जी थे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, वो जो अपना पद लिखते थे उसमें किस रस का संयोग ज्यादा होता था, ठीक है ना। करुण, भक्त, वियोग, वीर। तो इसमें कौन से हो जाएगा, बा नंबर से हो जाएगा, वियोग श्रृंगार की जो है उनकी रचना थोड़ी सी ज्यादा ही थी, ठीक है ना। तो ये थे हमारे सारे बहुविकल्पी, हमने इसको क्या है जल्दी से सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं आगे, बिना देर किए हुए बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि आदमियों को मक्खी बनाने वाला, यानी कि पैराग्राफ है और नीचे आपके प्रश्न पूछे गए हैं और आपको क्या है आंसर लिखना होता है, ठीक है ना। अब जैसे आप पैराग्राफ पढ़ लीजिए तो आप समझ जाओगे किस पार्ट से लिया गया है, ठीक है ना। पूछा है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है ना। तो गद्यांश के पाठ का क्या नाम है, रॉबर्ट नरसिंह होम है, ठीक है। और लेखक का क्या नाम है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी लिखे हैं। रेखांकित अंश का व्याख्या आप सभी कर ही लेते हो ना। इसमें वह मिश्र जी, कन्हैयालाल मिश्र जी क्या कहना चाहते हैं, है ना, कि होम की जो सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट आई थी, वह तो जीवन की, उसे जादू कहा जाता था। वह जीवन की जादू ऐसी थी जो आदमियों को मक्खी बनाने वाला नहीं, बल्कि मक्खियों को आदि बनाने वाला जीवन की जादू थी। कहने का मतलब यह है, वह कोई भी रोगी व्यक्ति आता था, वह उसे अपने हंसी के द्वारा, अपने बातचीत के द्वारा उसे क्या है, वह ठीक कर देती थी, ठीक है ना। फिर 11वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन पंक्तियों में लेखक ने किसे जादू का वर्णन किया गया है ना। किस जादू का भैया, तो मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू का बारे में वर्णन किया है। इनके हंसी और काम के संबंध में लेखक ने क्या कहा है, भाई इनकी हंसी और काम के संबंध में लेखक ने कहा है, अगर यदि वो अपनी हंसी की बोली खोल दें तो ऐसा लगता है कि मशीन भी क्या है, मात मान, यानी मशीन भी हार जाए उनके सामने। गुड़िया किसे कहा गया है, तो गुड़िया किसे कहा गया है, होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट को कहा गया है, ठीक है ना। फिर देखिए अगला पूछा है किस पार्ट से लिया गया, कहते हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ होता है, ठीक है ना। अब ये किस पार्ट से लिया गया है, हमारा गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम क्या है, हमको आपको बताना है, ठीक है ना। अब देखिए उपयुक्त गद्यांश के पाठ का क्या नाम है, अशोक के फूल है, ठीक है ना। और लिखा किसने है, आपको पता होगा अशोक के फूल का लेखक कौन है, बताइए आप, डॉक्टर अजय प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। अब का रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो कब यह कहता है भैया वर्तमान समय में जो दुनिया है बड़ी ही भूलने वाली चीज है, वो सिर्फ उतनी ही बात याद रखती है जितनी उससे स्वार्थ पूरा होता हो, बाकी वो छोड़ देता है, ठीक है ना। तो कल कहने का मतलब यह है कि मनुष्य इतना मतलबी हो गया है कि वह उस
वस्तुओं को, उन यादों को छोड़ देते हैं जिन्हें उनसे कोई मतलब है ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अशोक को विस्मित करने का आधार किसे माना गया है? तो अशोक को देखो भूलने का आधार क्या माना गया? स्वार्थ वृत्ति, अर्थात मनुष्य को स्वार्थ मिला ही नहीं इसलिए वो छोड़ दिया। तो अशोक को विस्मित का करने का आधार स्वार्थ वृत्ति को क्या है? माना गया। फिर पूछ रहा है लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है? तो लेखक ने दुनिया के व्यवहार को इस तरह बताया है कि यह केवल उतना ही याद रखती है जितने से क्या इसका स्वार्थ सधता है, ठीक है ना, और बाकी को भूल जाता है। फिर पूछता आगे स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है ना? तो स्वार्थ अखाड़ा किसे कहा गया है? ये जितने भी संसार हैं, ठीक है ना, इस सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है, ठीक है ना। ये थे हमारे गद्य के प्रश्न उत्तर। अब आ जाएंगे हम प्रश्न नंबर 4 में। इसमें क्या है? पद दिया गया है, इसमें से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें दिया घिर रहते घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, ठीक है, नीलघन शावक से सुकुमार सुधा भरने कोविद के पास, ठीक है। ये क्या है? यहाँ तक आगे पैराग्राफ दिए गए हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ लेना। आप प्रश्न में बता रहा हूँ, लिखा है पद्यांश के पाठ और कवि का क्या नाम है ना? पद्यांश के पाठ और कवि का क्या नाम है? आपको पता होगा। यह क्या है? श्रद्धा मनु से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, 4 लाइन रेखांकित है, ठीक है ना। 4 लाइन क्या है? यह रेखांकित है, ठीक है ना। अब देखिए कहते हैं कि श्रद्धा के, वो कभी कहता है कि श्रद्धा के कंधे पर लटकी हुई जो घुघराले बालों का समूह था ना, उसके मुख के पास झूलते हुए अत्यधिक शोभायमान थे। ऐसा लगता था कि मानो बादल के छोटे से बच्चे वह चंद्रमा के पास जैसे अमृत भरने के लिए उनके पास गए हुए हों। वैसे ही जो उनके बाल थे ना, वो सुधा भरने के लिए वो उनके मुख के दोनों ओर क्या है? वह लटके हुए थे, ठीक है। ये इसका मनोरम अर्थ हुआ। फिर पूछ रहा है किसकी मनोरम छवि का चित्रण किया गया भैया? किसकी मनोरम का? तो श्रद्धा के मुख की सुंदरता का वर्णन किया गया है। सावक और अभिराम का अर्थ क्या होता है? सावक और अभिराम, देखिए सावक का मतलब होता है बच्चा, यानी कि बादल का बच्चा, और अभिराम, अभिराम का मतलब होता है विश्राम, रुकना। इसमें एक शब्द और आता है अम्लान भी लिखा है, अम्लान भी लिखा है। तो अम्लान मतलब क्या होता है? अलसाई हुई, या अम्लान मतलब आप कर दीजिए आप स्वच्छ, ठीक है। अरुण की एक किरण अम्लान, ठीक है ना। तो सूर्य की क्या है? एक स्वच्छ किरण। तो अम्लान माने क्या होगा? आपका स्वच्छ हो जाएगा। अभिराम माने आपका क्या हो जाएगा? विश्राम हो जाएगा, ठीक है ना। और सावक मतलब क्या हो जाएगा? छोटा सा बच्चा, ठीक है ना। कह रहा है ऊपर रेखांकित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? कौन सा जो रेखांकित किया गया है ऊपर, उसमें कौन सा अलंकार? देखिए इसमें अनुप्रास अलंकार है, और रस की बात की जाए तो इसमें श्रृंगार रस की बात है, ठीक है ना। अब अगला आपसे पूछ रहा है कि एक पैराग्राफ और दिया, सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज। देखिए बड़े ही सरल भाई, ये तो पता होगा ना, ये किस पाठ लिया गया? आप जो सोचते रहो। देखिए लिखा है सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज। ये किस पाठ लिया गया? कविता का शीर्षक कवि कौन है भाई? कविता का जो शीर्षक है वह क्या है? बापू के प्रति, ठीक है। और इसको लिखा किसने है? इसको लिखा किसने है? ये आपको पता होगा कि बापू के प्रति इसको किसने लिखा है। तो किसने लिखा है? सुमित्रा नंदन पंत जी ने इसको लिखा हुआ है। क्या रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए इसमें रेखांकित जो है उसमें नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो इसमें जो रेखांकित है वो मान लीजिए जन तक, मान ये यहाँ तक है, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा? रेखांकित हो जाएगा। तो कवि क्या कहता है, ठीक है। तो कवि इसमें यह कहता है कि गांधी जी से वो कहता है, ठीक है ना, वो गांधी जी के बारे में कहता है कि हे बापूजी, इस संसार में जो सब लोग आते थे वो इस संसार में आने के बाद सिर्फ सुख की ही खोज में लगे रहते हैं कि उनको सुख का भोग मिले। लेकिन इस संसार हे बापूजी, आप जो वास्तविक सत्यता क्या है आप उसकी खोज करने के लिए आए हो। और कहते हैं कि जग की मिट्टी के पुतले जन, इस संसार में रहने वाले जो मनुष्य हैं वो मिट्टी के पुतले के समान है। यहाँ मिट्टी से बनकर आता है और अंत में मिट्टी में मिल जाता है। तो जग की मिट्टी के पुतले जन, इस संसार में रहने वाले जो जन है वो मिट्टी के पुतले के समान है। लेकिन तुम्हारे अंदर तुम आत्मा और मन के मनोज हो, अर्थात तुम मन के कामदेव हो, अर्थात तुम्हारे अंदर ओजस्वी तेजपूर्ण बिल्कुल समाहित है। अगला क्वेश्चन पूछता है बापू ने पशुता के पंकज को क्या बना दिया? बापू ने पशुता के पंकज को क्या बना दिया, ठीक है ना। ये प्रश्न क्या है? आपसे पूछा है। अब आप लोग बताइए कि बापू ने क्या है? पशुता के पंकज को क्या बना दिया, है ना। अब देखिए बापू ने मानव समाज में, कहने मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? पशुता के पंकज का मतलब क्या हुआ? कहने मतलब यह हुआ कि जो पाशविक शक्तियां जो अंग्रेजों की थी, जो पाशविक शक्तियां जो अंग्रेजों की थी, वर्ग भेद, जाति भेद, हिंसा आदि के कीचड़ में उत्पन्न कमल को सत्य, अहिंसा, त्याग और मानवता रूपी आपने कमल में क्या है उसे स्वच्छ कर दिया, ठीक है ना। फिर पूछा है स्पर्धा और अहिंसा का अर्थ क्या होता है? देखिए स्पर्धा का मतलब होता है प्रतिद्वंदिता और अहिंसा का मतलब होता है हिंसा न करना, अर्थात रक्तपात रहित
सहित नहीं रहित। फिर अगला है, इस दुनिया में सब लोग क्या खोज करने के लिए आते हैं? इस दुनिया में लोग क्या है? सब सुख भोग करने के लिए आते हैं, उसी खोजने के लिए सब लोग आते हैं, ठीक है ना। प्यास प्रश्न नंबर 5 क्या है आपसे? साहित्य परिचय पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपसे, क्या पूछ रहा है? साहित्य परिचय बाद आपसे पूछ रहा है वह, देखिए 3 आपके देते हैं गद्य से, 3 आपके देते हैं क्या है? पद्य से, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है आपसे, वो क्या है कि आपको लिखना होता है ज़्यादा से ज़्यादा 80 शब्द आपको क्या है वो लिखना होता है, ठीक है ना। चलिए इस प्रकार से आप साहित्य परिचय बताएं कैसे लिखा जाएगा आपको, बाकी आप पहले याद करते रहिए, ठीक है। अगर आप भैया हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप पहले से हैं आप दोस्तों को शेयर कर दीजिए, आप लाइक कर दीजिए, वीडियो का आप अंत तक आप देखिएगा। ये सब हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं, किसी के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आगे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लाटिया धुई आता कहानी का सारांश पूछ रहा है। ये तो बड़ा सरल है, 4 पूछते हैं आपसे, ठीक है ना। आपको इसमें से लिखना ही होता है 80 शब्द का। फिर आपको, जैसे आप प्रयागराज के हो तो आलोक वित्ती खंड का आधार पर आपको गांधी चय चित्रण, हमने आपको बता दिया है कि आप चाहे जिस भी जिले के हो, आपको अपने नायक का चय चित्रण आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रश्न नंबर 8 है कि संस्कृत साहित्य दिया गया है, ठीक है। पैराग्राफ इसका हमको क्या है? संदर्भ से इसका अर्थ बताना है, ठीक है ना। चलिए हम इसको पढ़ते हुए आपको अर्थ बताते हैं, आप भी इसी बहाने आप पढ़ लीजिए, आप सुन लीजिए। तो देखिए इसका संदर्भ क्या बनेगा। हमने इसको पैराग्राफ तो पढ़ लिया है और आप भी पढ़ लीजिए। इसका संदर्भ क्या बनेगा? प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका की संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से अवतरित है। कुछ लोग क्या करते हैं, संस्कृत पाठ क्या है तो सही से उसको नहीं लिख पाते हैं ना, तो संस्कृत भाषा या महत्व नामक पाठ से क्या है अवतरित है। तो हम तेजी से इसको बताएंगे। लिखा है संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम, है ना। संस्कृत साहित्य क्या है? अत्यधिक सरल है और उसका व्याकरण भी क्या है? सुनिश्चित है, निश्चित है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम, इसके गद्य पद्य में लालित्य भावों को, लिखा है भाव बोध सामर्थ्यम, ठीक है ना। इसके गद्य और पद्य में लालित भावों को स्पष्ट करने की शक्ति। फिर लिखा है अद्वितीयम अनुपम श्रुति माधुर्यंच, अर्थात अद्वितीय, सुनने में मधुरता है, कहने मतलब इसके गद्य और पद्य में लालित भावों को स्पष्ट करने की शक्ति और अनुपम श्रुति मधुरता है। फिर पूछ रहा है किम बहुनाम कितना अधिक कहें, ठीक है ना। अधिक कहने से क्या? चैत्य निर्माणार्थ, चैत्य निर्माण में याद इसी सत प्रेरणा, यह जितनी हमको प्रेरणा देती है संस्कृत वाङ्मयम अर्थात संस्कृत साहित्य, चैत्य निर्माण में यह संस्कृत भाषा, यह संस्कृत साहित्य हमें जितना प्रेरणा देती है, न तादृशम किंचिदयंत, उतना अन्य कोई साहित्य हमको नहीं देता, उतना अन्य कोई साहित्य हमको नहीं देता। फिर लिखा है मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम, बता रहे हैं कि मौलिक मानवीय गुणों का यादृच्छिक विवेचना, जिस प्रकार से विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसे अन्यत्र में नहीं है, वैसे अन्य साहित्य में नहीं है। फिर पूछा है दया दान शौचम औदार्यम अनुसूया, है ना। दया दान पवित्रता उदारता निंदा न करना क्षमा और साहित्य से अनुशीलन संजानते हैं, और दूसरे अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन से ही क्या उत्पन्न होते हैं। बता रहे दया दान शौचम, शौच माने पवित्रता, औदार्य माने उदारता, निंदा न करना, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है क्षमा, अनेके गुण, ठीक है ना। तो दया दान पवित्रता उदारता निंदा न करना क्षमा और दूसरे अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन से क्या है उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या होगा, इसका अर्थ हो गया। अब देखिए अथवा में एक पूछा है, ये बिल्कुल 7 नंबर के आपके आते हैं भाई, ठीक है ना। आप इसको पढ़िए, 7 नंबर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है, अगला पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है। चलिए ये किस पाठ से लिया गया है, हमको सुना गया मदन मोहन मालवीय, है ना। तो क्या बनेगा, प्रस्तुत अवतरण संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से क्या है अवतरित है, ठीक है ना। मैं इसको पढ़ अर्थ भी बताते चल रहे हैं। लिखा है महामनस्विनः मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित अपरिवारे अभवत, कहते हैं महामन मनस्वी या महान मनस्वी मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था, ठीक है ना। अस्य पिता, इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत से सम्मानाय विद्वान आसीत, इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय क्या थे, विद्वान थे। फिर लिखा है अयम प्रयागी एवं संस्कृत पाठशालायाम, ठीक है ना। फिर लिखा है इन्होंने प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला और क्या लिखा है राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षा प्राप्य, ठीक है ना। लिखा है इन्होंने प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके फिर क्या लिखा है अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान, ठीक है। शिक्षा प्राप्त करके यह राजकीय विद्यालय में पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। लिखा है इन्होंने प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहाँ राजकीय विद्यालय में क्या है पढ़ाना प्रारंभ कर दिया, ठीक है ना। अब चलिए अब देखिए अगला
श्लोक आपको देगा उसका भी आप क्या है संदर्भ सहित आपको उसका उत्तर लिखना होता है, ठीक है ना। लिखा है परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, ये आपको पता होगा है ना। सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है। यह इस श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से क्या है अवतरित है। इसमें क्या कहा गया है, परोक्षे कार्य हंतारम, अर्थात जो पीठ पीछे आपका काम बिगाड़ने वाला हो, जो आपके पीठ पीछे कार्यों की हत्या करने वाला हो, प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, और आपके सामने प्रिय वचन बोलता हो, मीठा वचन बोलता हो, वर्जितादि सम्मित्रम, ऐसे मित्र को उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए, उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए, विष कुंभम पयोमुखम, जैसे विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध लगा हुआ हो, अर्थात उसके ऊपरी भाग में दूध रखा हुआ। भाव यह है कि ऊपर ऊपर दूध को देखकर जैसे विष से भरे घड़े को आप या और कोई से पी लेगा, उसे पीना मित्र को बुलावा देना है, वैसे अगर सामने मीठी मीठी बातें करने वाला और आपके पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला कोई व्यक्ति है, वो आपका शत्रु ही है, उसे त्याग कर देना चाहिए। फिर अगला दिया गया है जयंती ते महाभागा जन सेवा परायण, ठीक है ना। यह जो है क्या है, किस पाठ का श्लोक है, ये उसी पाठ का श्लोक है जिस पाठ का ऊपर दिया गया था, ठीक है ना। ये जो संस्कृत गद्य प्रस्तुत अवतरण संस्कृत दिग्दर्शिका के महामनामालवीय पाठ से क्या है यह अवतरित है। तो क्या लिखा है, लिखा है जयंत ते महाभागा जन सेवा परायण, जन सेवा में लीन, मतलब लीन, जन सेवा में लीन ऐसे महाभागी, ऐसे महापुरुष की जय हो। जयंत ते महाभागा, ठीक है ना, ऐसे महापुरुष की क्या है जय हो। फिर लिखा है जरा मृत्यु भयम नास्ति, जिसे बुढ़ापे और मृत्यु का भय न हो। जन सेवा में लगे हुए ऐसे महान पुरुषों की जय हो जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं है। लिखा है ये शाम कीर्ति तनो क्वचित, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं है, अर्थात उनके द्वारा बताए गए सिद्धांत पर लोग आज भी क्या है चलते रहते हैं। तो वही लिखा है जयंती ते महाभागा जन सेवा परायण, जन सेवा में लगे उस महान पुरुष की जय हो जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं है, ठीक है ना। तो आप भैया समय निकाल करके आप क्या है आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, इसको छोड़ करके इसको नहीं जाना है, क्योंकि ये जो 10-15 मिनट जो वीडियो बनेगा, ठीक है ना, आप इसको पढ़ते चलिए। फिर लिखा है किसी एक मुहावरे का अर्थ लिख करके आपको प्रयोग करना है, ठीक है। नाक कटना मतलब अपमानित होना। फिर लिखा है रंग में भंग पड़ना अर्थात खुशी में बाधा आ जाना, ठीक है। पर्दा डालना अर्थात अपनी कमी को छिपाना या गलती को छिपाना। फिर एक अंधे की लाठी एक माँ सहारा होना। फिर देखिए इसमें आपको दिया गया है, ठीक है, एक आपका दिया गया है क्या बोलते हैं आप पठी गद्यांश पद्यांश है, ठीक है, गद्यांश है, इसको आप पढ़ लो और पढ़ने वाले नीचे इसका उत्तर दे दीजिए, ठीक है ना। लिखा है सज्जन के चैत्य की क्या विशेषता है, ठीक है ना। तो इसमें दिया गया है कि जो सज्जन है ना उसके चैत्य की कौन कौन सी विशेषता दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए सज्जन की क्या विशेषता है इन चारों में से, कि वह दूसरों में द्वेष देखता है, नहीं, वो अपने दो, हाँ ये खा नंबर से हो जाएगा। जो सज्जन है वो क्या करता है अपने अंदर दोष को देखता है। बुराई ना होने पर जो मनुष्य है वह किस श्रेणी में जाता है, तो बुराई अगर बुराई ना हो तो मनुष्य किस श्रेणी में जाएगा, वह देवता श्रेणी में जाएगा। पूरा इसमें देखो लिखा गया, आप पढ़ लीजिए, उत्तर दीजिए। आत्मा की उन्नति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है, तो आत्मा की उन्नति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है पता है, आत्मनिरीक्षण करना, ठीक है ना। सबसे बड़ा कार्य कौन है, सबसे बड़ा कार्य व्यक्ति वही है जो अपनी भूल को क्या करता है स्वीकार नहीं करता है, ठीक है ना। नहीं ये नहीं होगा, देखो उसमें लिखा है सबसे बड़ा कार्य वही है जिसका मन क्या है कलुषित होता है, अर्थात चौथे का घा नंबर से हो जाएगा, ठीक है ना, चौथे का घा से हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 5 पूछ रहा है कि मन को किसके समान बताया गया, दर्पण के, तालाब के, मातम मनाने के, उत्सव मनाने, नहीं, जो मन है उसको किसके समान बताया गया, दर्पण के समान उसे क्या है बताया गया है, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते, प्रश्न नंबर 11 है, ठीक है ना। कपट कपाट का शब्द युग में क्या हो जाएगा, कपट माने क्या होगा धोखा, और कपाट माने क्या होता है दरवाजा। बात और वात, बात माने क्या है बात करना, और वात माने क्या होता है बात और हवा से हो जाएगा का नंबर, ठीक है। किसी एक शब्द के आपको क्या है 2 वर्ड लिखने। चपला क्या अर्थ होता है बिजली होता है, लक्ष्मी होता है। कुल का क्या होता है समूह होता है, वंश होता है। पतंग क्या क्या होता है सूर्य होता है, पृथ्वी होता है। खग का क्या होता है पक्षी होता है, और तार होता है, ठीक है ना। चलिए फटाफट भागते हुए चलते हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, तो जल में देखो जब वन में आग लगती है उसे बोलते हैं दावाग्नि, अगर जल में आग लगती है उसे क्या बोलते हैं बड़वाग्नि, ठीक है ना। भले बुरे की पहचान करने वाला कौन होता है, वो विवेकी होता है भैया, वो ज्ञानी विद्वान पंडित नहीं होता, विवेक से काम करता है कि हमारे लिए क्या बुरा है, कौन हमारे लिए भला का काम है, ठीक है ना। फिर पूछा है किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तुम मेरे से मत बोलो अर्थात तुम मुझसे ना बोलो। हवा ठंडी बह रही, नहीं, ठंडी हवा क्या है बह रही है। मैं पानी पी लिया हूँ, मैं पानी पी चुका हूँ। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, अध्यापक कक्षा में क्या है पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। फिर पूछा वीर रस श्रृंगार परिभाषा में पता है कि जब भाव बहुत संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक भाव निकलेगा, ठीक है, या शोक नामक भाव आप अस्थायी भाव उसको याद कर लेना, ठीक है ना। रति नामक निकलेगा तो वहां पर क्या वीर और श्रृंगार रस हो जाएगा। यमक अलंकार को पता होगा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं
दो शब्द जो युग्म हो उसका अर्थ अलग अलग हो। उपमा अलंकार पता है, जहाँ उपमेय में उपमान निकाला जाए, ठीक है ना। चौपाई पता है कि प्रत्येक में 16 मात्रा होते हैं, 4 चरण होते हैं, ठीक है। दोहा पता है 13 11 13 11, ठीक है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है, आपको बैंक के प्रबंधक को, आप उनसे ऋण लेना है, आप उनका पत्र लिखिए, ठीक है ना। आपको व्यवसाय करना है, ठीक है। पिया आपसे क्या पूछना है, आपके विद्यालय में क्या पानी पीने की व्यवस्था क्या है, वो थोड़ा सा कम है, ठीक है। समुचित व्यवस्था आपको करनी है पानी पीने के लिए, इसी के अपने विद्यालय के प्रबंधक क्या है पत्र लिखिए, ठीक है ना। फिर देखिए आज एक निबंध पूछेगा, 5 6 निबंध आते हैं, 5 आते हैं, आपको लिखना होता है। आतंकवाद हो गया, जल है, कल हो गया, ये सभी आप किताब में दिए हैं। हम एक बार वीडियो इस पर जरूर बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए ये था हमारा भाई 2024-25 का पेपर भैया, बड़ा ही सॉल्व हो गया, ठीक है ना। और अगर आपका वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके इसे हमें जरूर बताना, क्योंकि आप कमेंट करना ही और आपको बताना ही, आपको लाइक शेयर करना ही हमारे लिए क्या है, प्रेरणा स्रोत होता है, ठीक है ना। भाई आप जितने हमारे वीडियो को आप देखोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतने ही आप कमेंट करोगे, है ना। तभी तो हमको लगेगा हाँ हमारे जो विद्यार्थी हैं वह क्या बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे हैं, और हम जो वीडियो डाल रहे हैं, हम जो वीडियो उनके लिए बना रहे हैं, वो भी क्या है, ये उनके लिए लाभदायक है, ठीक है ना। ये आपको कैसा लगा यह वीडियो, आप कमेंट में इसको जरूर बताना, ठीक है। फिर विद्यार्थियों, आप ऐसे ही हम आपके लिए बहुत सारे सेट आपके लिए लाते रहेंगे, आप 15-20 मिनट का समय निकाल करके आप जो है क्या इसको जरूर देखना, ठीक है। फिर विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।